Hello everyone, welcome to the Boring School and let me welcome you in other interesting session of this crash course जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं about valence bond theory in complex compounds. Let me give introduction of myself. I'm Rishabh sir, senior chemistry faculty with over 11 years of experience and I deal with chemistry for JEE and NEET aspirants. तो चलो let's unlock the mystery behind the chemistry of VBT in complex compounds. Now आपको नाम तो पता ही होगा, VBT stands for valence bond theory और ये थ्योरी क्या है, ये बताता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। बाकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का जनरल आइडिया आपको होगा कि मेरे पास एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, मेरे पास लिगेंड्स होते हैं और लिगेंड्स जो होंगे वो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और उस इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताएगा कि जो ज्योमेट्री है कॉम्प्लेक्स का वो किस तरह का होता है, वेदर द कॉम्प्लेक्स इज हैविंग स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री या फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, किस टाइप का ज्योमेट्री है कॉम्प्लेक्स का वो हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सेंट्रल मेटल एटम का, sp3 है, dsp2 है, d2sp3 है, sp3d2 है, ये सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो VBT हम शॉर्ट में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल जो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ वो फर्स्ट एग्जांपल मेरा है K4FeCN6 का, K4FeCN6 और इसको मैं FeCN6 4 नेगेटिव भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे इस आयरन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ सबसे पहले आयरन मेरा सेंट्रल एटम है, आयरन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का होता है 3d6 4s2। ना इस कॉम्प्लेक्स में आयरन जो है मेरा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आयरन मेरा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर मैं Fe+2 लिखता हूँ तो Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6। अब 3d6 अगर मैं ड्रॉ करूँ ब्लॉक डायग्राम में तो वो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होगा, वो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसके बाद जो 4s है वो मेरा वेकेंट है, जो 4p है वो भी मेरा क्या है, वो भी वेकेंट है। अब इसके बाद इतना करने के बाद हम चेक करते हैं कि लिगेंड जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। तो एक आइडिया तुम जनरल ये ले सकते हो कि कार्बन डोनर एंड नाइट्रोजन डोनर, कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर ये जनरली क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। जैसे C2O4 हो गया, Cn- हो गया, CO हो गया, NH3 हो गया, ये सारा क्या है मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और इसके अलावा कोई और डोनर हो जैसे हैलोजन हो गया, जैसे सल्फर हो गया, ये सारा क्या हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ये सारा कुछ तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो सकता है, वीक फील्ड लिगेंड हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पेयरिंग, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पेयरिंग। ना मैं पॉसिबिलिटी ऑफ पेयरिंग क्यों बोल रहा हूं, तो उसके लिए समझना होगा पेयरिंग होता क्यों है। पेयरिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है और पेयरिंग होगा इसलिए सो दैट वी कैन हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मैं बोलूं dsp2 हाइब्रिडाइजेशन तो मुझे एक d ऑर्बिटल चाहिए, तो उस एक d ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करने के लिए पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे मैं d2sp3 बोलूं तो मुझे 2d ऑर्बिटल्स चाहिए, तो उन 2d ऑर्बिटल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, 2d वेकेंट ऑर्बिटल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहां पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे दिखेगा 6 और मैं से बोल सकता हूं दैट 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स आर सराउंडिंग दिस Fe। तो मुझे 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स चाहिए। अब 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मेरे पास होगा या तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, या तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में, या फिर sp3d2
हाइब्रिडाइजेशन में। तो हम पहले चेक करेंगे कि D2sp3 की पॉसिबिलिटी है क्या। D2sp3 पॉसिबल होने के लिए मुझे 2 वेकेंट d ऑर्बिटल चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर मैं पेयरिंग करता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ पेयर कर दो, इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ पेयर कर दो, सो आफ्टर पेयरिंग जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरह का मुझे दिखेगा। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे दिखेंगे कुछ इस तरीके से, है ना। अब उसके बाद ये जो 4s था वो तो पहले से वेकेंट था, ये जो 4p है वो भी मेरा पहले से वेकेंट है। तो अब मैं देख सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं इंक्लूडिंग द 2 वेकेंट d ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये सारे क्या होंगे, दे विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है तो ज्योमेट्री मेरा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। अब तुमसे पूछ सकता है कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो जब भी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम बोलेंगे इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एंड यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तुमसे पूछ सकता है कि ये इनर ऑर्बिटल है या फिर आउटर ऑर्बिटल है। तो अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो उसको इनर ऑर्बिटल बोलते हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यहां पर मेरा D2sp3 हाइब्रिडेशन, तो ये मेरा हो जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद तुमसे पूछ सकता है कि ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है या डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। तो पैरामैग्नेटिक होने के लिए इट शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डायमैग्नेटिक मीन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स होगा ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, इट इज गोइंग टू बी अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। इट इज गोइंग टू बी अ डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0 bm। तो ये हो गया अबाउट K4FeCN6। इसी तरीके से हम और भी कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल मैं लेके चलता हूं, FeF6 3 नेगेटिव। FeF6 3 नेगेटिव। इन दिस आयरन इज द सेंट्रल मेटल एटम, जिसका कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता है 3d6 4s2 होगा। और आयरन यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कॉन्फ़िगरेशन मेरा 3d5 होगा। ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन जब भी रिमूव होगा वो रिमूव किससे होता है, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ना कि जो लास्ट में फिल हुआ है। इलेक्ट्रॉन रिमूव किससे होगा, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल क्या है, यहाँ पे 4s है, तो पहले 4s के इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, उसके बाद फिर 3d के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे। तो Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन 3d5 हो गया। अब ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, या ऑर्बिटल डायग्राम बोल लो इसको, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से होंगे। उसके बाद मेरा 4s जो है वो तो वेकेंट है, 4s जो है वो तो वेकेंट है, और उसके बाद 4p है वो भी वेकेंट है, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे कि लिगेंड जो है मेरा फ्लोरीन है। लिगेंड जो है वो F- है। F- कैसा लिगेंड होगा, तो F- इज अ वीक फील्ड लिगेंड। और जब भी मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर पॉसिबल नहीं है तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा। अब मुझे अगर एज इट इज है तो 2 d ऑर्बिटल वेकेंट नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे D2sp3 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी किसकी है, D2sp3 की पॉसिबिलिटी है, सॉरी sp3d2 की पॉसिबिलिटी है। sp3d2 के लिए मुझे 4d ऑर्बिटल को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर 4d ऑर्बिटल को ले लेता हूं तो 4d ऑर्बिटल लेंगे तो मेरा एक ये सारे ऑर्बिटल्स जो होंगे इट विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा मेरा, ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब बात करते हैं लो स्पिन या हाई स्पिन। तो यहाँ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा मेरा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल। तो अपन देख रहे हैं कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा आउटर ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके बाद पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और तुमसे पूछेगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ n इंटू एन प्लस टू बी एम। और n यहाँ पे क्या है, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैंने ऊपर देखा था कि टोटल मेरे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 5 इंटू 7 बी एम विच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 35 बी एम। ये हो गया Fe(F6) 3 नेगेटिव का केस। एक और लेते, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे आते हैं। जैसे मेरे पास है NiCN4 2 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम मेरा निकल है। निकल का कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट मुझे पता है 3d8 4s2 होता है। और यहाँ पे निकल जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो निकल मेरा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल विल बी 3d8। अब डायग्राम ड्रॉ कर लो, ऑर्बिटल डायग्राम बोल दो इसको। ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा। अब D8 कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद 4s खाली पड़ा है, 4p जो है वो भी मेरा खाली पड़ा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम चेक करते हैं कि लिगेंड किस तरीके का है। तो लिगेंड मेरा Cn- है, कार्बन डोनर, इट मीन्स इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पेयरिंग, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ पेयरिंग। अच्छा, NiCN4 2 नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, सो या तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा या फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP2 या फिर sp3। तो पहले DsP2 के लिए एक d ऑर्बिटल चाहिए, तो यहाँ पे पेयरिंग अगर मैं करवा दूं, यहाँ पे पेयरिंग अगर करवा दूं तो आफ्टर पेयरिंग ये किस तरह दिखेगा, तो आफ्टर पेयरिंग ये कुछ इस तरीके का दिखता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे एक d ऑर्बिटल वेकेंट यहाँ पर मिल रहा है, एक d ऑर्बिटल वेकेंट मिल रहा है, मतलब यहाँ पर पेयरिंग हमको करवाना होगा। और ये ऑर्बिटल्स जो होंगे ये हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे, तो एक d गया, एक s गया, 2p गए, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मेरा DsP2 हो जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है तो ज्योमेट्री मेरा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। इसके बाद ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर हो गया, मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो ये मेरा डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। और डायमैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0 बी। ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्थ वन इज CuNH3 4 + 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। Cu in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। नाउ सेंट्रल मेटल एटम कॉपर, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1। Cu+2 अगर मैं ले लूं, क्योंकि कॉपर +2 ऑक्सीडेशन में है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d9। अब डायग्राम ड्रॉ कर लो। 3d9 अगर हम ड्रॉ करते हैं तो 3d9 कुछ इस तरीके का अपना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जो 4s है वो वेकेंट है, जो 4p है वो भी वेकेंट है। अब यहाँ पर खास बात यह है कि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा तो पेयरिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, डज नॉट मैटर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस। दिस इज नोन एज डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस। अब वो इलेक्ट्रॉन जब उधर चला गया तो मुझे जो कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। This d orbital is vacant, this s is vacant, and in case of p orbital एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा तो ये सारे ऑर्बिटल्स क्या है, वेकेंट है। तो 1d 1s एंड 2p इज वेकेंट, सो ये हो जाएगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो DsP2 है तो ज्योमेट्री मेरा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का
हो जाएगा। और पैरामैग्नेटिक नेचर है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो कितना होगा, तो हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 इंटू 3bm विच इज इक्वल टू रूट 3bm। ये हो गया CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव। एक और एग्जाम्पल लेके करते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल इज अबाउट NiCO होल 4। दिस इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स NiCO होल 4। निकल यहाँ पे क्या होगा मेरा 3d8 4s2 कॉन्फ़िगरेशन में होगा। अब निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये एज इट इज रहेगा 3d8 4s2। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके का होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड s विल हैव 2। अब देखो यहाँ पे मुझे हाइब्रिडाइजेशन या तो dsp2 होगा या फिर sp3 होगा। दोनों के केस में s ऑर्बिटल वेकेंट होना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ पर पेयर हो जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया तो ये कन्वर्ट किस में होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस अरेंजमेंट में। अब इस अरेंजमेंट में कन्वर्ट होने के बाद मुझे दिखेगा कि पूरा डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है। इसका मतलब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री तुम जानते हो sp3 मतलब टेट्राहेड्रल होता है। अच्छा, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो ये डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। और डायमैग्नेटिक है मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 0bm मेरा मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो ये आपका NiCO4 का केस हो गया। तो मैंने आपको बताया sp3d2 का केस, मैंने आपको बताया d2sp3 का केस, dsp2 का केस और sp3 का केस। अब ऐसे ही और भी मॉलिक्यूल्स अगर आपको मिलते हैं तो आपको इसी तरीके से चेक करते रहना है। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि H2O and C2O4 2-, H2O and C2O4 2- behave as strong field ligand for cobalt +3 and for 4d and 5d series element, for 4d and 5d series element, for 4d and 5d series elements, all ligands behave as strong filled ligand. For 4d and 5d series elements, all ligand behave as strong filled ligand. ये दो पॉइंट ध्यान रखना, इन्हीं दो एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन तुमसे पूछता है। तो ये दो क्या हो गए, CO+3 के लिए H2 और C2O4 2- स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा एंड 4d और 5d सीरीज एलिमेंट के लिए सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। तो ये था अबाउट VBT इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिससे आपको क्लैरिटी आए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, ज्योमेट्री क्या होता है, मैग्नेटिक नेचर क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, लो स्पिन है, हाई स्पिन, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होंगी। अगर चीजें क्लियर हो गई हो तो वीडियो को लाइक करो। क्या डाउट था पहले जो क्लैरिटी नहीं आ रही थी वो कमेंट कर सकते हो, और भी कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट करो, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन अबाउट ऑल द वीडियोस। We'll meet in the next class with another interesting and important video from JEE Mains point of view. Till then, keep practicing. Bye.